स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में सेट्स के ऊपर बात की थी, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जिन लोगों को अभी भी इन वीडियो में इन चीज़ों में कंफ्यूजन है वो मेरा पिछला वीडियो देखें। और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, कुछ लॉज हैं सेट्स के, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर किसी सेट ए का यूनियन हम उसी सेट के साथ निकालें तो हमें रिजल्ट में सेट ए ही मिलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं मानूं कि इसको हम किस तरह से डिपेंड करेंगे कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है और इसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1, 2 और 3, और मैं इसी सेट से इसी सेट का यूनियन निकालूं तो मेरे पास दूसरा सेट भी जो होगा वो भी ए ही होगा, और मुझे उसके भी एलिमेंट्स क्या मिलेंगे 1, 2, 3। तो आपने पिछली वीडियो में यूनियन निकालना सीखा है, तो इन दोनों सेट के जब हमें एलिमेंट मिला करके फिर हम कंप्लीट सेट जो निकालेंगे दूसरा, वो भी हमें सेट क्या मिल के आएगा, उसके एलिमेंट क्या होंगे 1, 2, 3, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी हमारे सेट ए के इक्वल ही होगी। ठीक, इस चीज को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। लिखने का जो तरीका होता है हमारा कि अगर कोई एलिमेंट हमारा सेट, कोई एलिमेंट एक्स है जो सेट ए से बिलोंग करता है, इफ देयर इज एलिमेंट एक्स which belongs to set A union A, A union A, अगर कोई एलिमेंट हमारा इस सेट A यूनियन A से बिलोंग करता है तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इम्प्लाइज दैट X belongs to A और X belongs to A। यूनियन मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, अगर हम किसी सेट का यूनियन निकालते हैं तो जो एलिमेंट होता है या तो इस सेट से बिलोंग कर रहा होता है तो इस सेट से बिलोंग कर रहा होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ओवरऑल बात तो वही कह रहे हैं हम। इसका मतलब क्या कि एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक लिखने का तरीका हो गया। जनरली आपको समझ जाना ऐसे ही चाहिए कि अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो हमें रिजल्ट में वही सेट मिलने वाला है। देखिए, दूसरी चीज आती है हमारे पास इंटरसेक्शन। अगर हम दो सेट के बीच की कॉमन एलिमेंट निकालें, ठीक है, तो भी हमें वही सेट मिलने वाला है। फिर वही आप एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल टू, हमें मिलेगा सेट में है क्या, एलिमेंट रख लेता हूं मैं 1, 2, 3, और मुझे दूसरा सेट भी ए ही लूंगा, इसी से कॉमन निकालूंगा। दूसरा सेट मैंने ए ही ले लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मैंने यही रखी है क्योंकि सेट तो सेम है ना। तो 1, 2, 3। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो हमें यही फिर मिलने वाला है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि हमें अगर किसी सेट से उसी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम तो हमें रिजल्ट में वही सेट मिलने वाला होता है। ठीक है, इन दोनों सेट में क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये किसकी वैल्यू है, यही तो है हमारी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू जो हमने निकाली है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए में हमें क्या मिलने वाला है, सेम वही सेट मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत इजी से कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ ये बोलता है कि अगर किसी सेट का हम फाई के साथ यूनियन निकालें तो हमें वही सेट मिलता है। सीधी सी बात है कि यूनियन मतलब होता है कि किस उस चीज में दूसरे वाले सेट के जो बचे हुए एलिमेंट्स हमको डाल देना। ठीक, तो अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स मेरे पास 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, और मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया है ना, जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, जिसके एलिमेंट 5, एक दूसरा सेट है जो सिर्फ 5 कंटेन करता है एम्प्टी। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों को मिलाने क्या मिलेगा, 5 मतलब तो नथिंग। तो हमें ए यूनियन 5 की जो वैल्यू मिल के आएगी, ए यूनियन 5 की जो वैल्यू मिल करके आएगी वो भी हमें क्या मिल करके आएगी, ये दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या मिल करके आएंगे, कॉमन 1, 2, 3 ही मिल करके आएंगे, और जो कि हमें हमारे किसके इक्वल है, सेट ए की वैल्यू के इक्वल है। तो ए यूनियन 5 क्या होता है, कंप्लीट वही सेट मिल करके आता है। ठीक है, अगर हमारा ये सेट ए है,
इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है। तो अब इन दोनों को हम अगर मिला भी लें तो घूम फिर के तुम्हें ये 1 2 3 ही मिलने वाला है ना, ठीक है। तो आपको ये हम समझ में आ गया होगा कि किसी फाई से किसी सेट का यूनियन निकालने पर हमें वही सेट रिपीट में मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू से किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि ये कोई, या तो मैंने एक बड़ा फिगर ले लिया है, दो सेट का फिगर ले लिया है। चलिए इस सेट को हम, इस फिगर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक डिफरेंट फिगर बनाते हैं कि अगर मेरा ये सेट यू है सपोज कर लो, और ये मैं सेट ये वाला फिगर तो कंसिडर कर नहीं रहा हूँ, ये वाला सर्कल, इसमें मैंने ले लिया ए, ठीक। ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और यूनियन के पास एलिमेंट है 4 5 6। ये मान लेता हूँ कोई नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर पड़े हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पड़े हैं अप टू इनफाइनाइट के। तो अब इन दोनों के बीच का कॉमन नंबर क्या मिलेगा मुझे, यही सेट मिलेगा ना, यही सेट मिलेगा, ठीक है, कि 1 2 3 है जो ए में भी है और पूरी यूनियन में भी है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक, जिसके एलिमेंट मैंने अभी क्या लिए यहाँ पे 1 2 3 लिए, मैं आपको वेन डायग्राम से बता दे रहा हूँ और एग्जाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। और मैंने ये सेट ए इसके सुपर सेट से लिया है जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो अब क्या है कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन यू जो मिलेगा, तो इसमें क्या हम लोग निकालते हैं, कॉमन वैल्यूज निकालते हैं। दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज तो हमारे पास वही दिख रही है जो सेम थी, 1 2 और 3, और ये है किसके इक्वल, ये तो ए के ही इक्वल है, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ कि किसी सेट का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन निकालने पर हमें रिपीट में वही सेट मिलता है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले लॉ की तरफ, जो हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, या हमारे पास कोई दो सेट ए और सेट बी है, तो ए यूनियन बी होगा जो वही बी यूनियन ए भी होगा। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लास 10 तक, क्लास 8 में और क्लास 9 में छोटी क्लासेस में पढ़ी है, लेकिन वो नंबर सिस्टम्स के ऊपर पढ़ी है, हम लोगों ने अर्थमेटिक के ऊपर पढ़ी है, अलजेब्रा के ऊपर भी पढ़ी है। इस बार हम लोग सेट थ्योरी के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ए यूनियन बी में इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। कैसे कि अगर हम ए के कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3, ठीक, और यहाँ में ले लिया 4 5 6 4 5 6, अब कंप्लीट जो सेट का जो ए यूनियन बी दोनों को मिला करके जो कंप्लीट सेट बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 बनेगा, और चाहे आप बी यूनियन ए लेंगे तो बी बनेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे इसको लिख सकते थे कि अगर मैं कोई एलिमेंट एक्स लूँ जो सेट ए से बिलोंग कर रहा हूँ, सॉरी जो इस पूरे ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं ऐसा लिखूँ एक्स इज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सच दैट एक्स इज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इस बात का क्या मतलब होगा कि आप एक्स कोई एलिमेंट है अगर इस ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा होगा और या फिर बी से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर एक्स बिलोंग कर रहा होगा किसे, बी से, एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। और अब इस चीज को हम चाहे पहले लिख दें एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम फिर से लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और ये चीज हमें क्या मिल करके आई कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो चीजें हमें वही मिल करके आ रही घूम फिर करके जो आप इजीली समझ सकते थे, उसमें कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता था कि कुछ भी ये ए यूनियन बी और बी यूनियन बी में, बी यूनियन ए में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कंसेप्ट क्या है कि दूसरा जो रूल है इसका, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट 1 2 3 मैंने ले लिया सेट ए में, यहाँ पे सेट ए में, और मैंने सेट बी में कोई एलिमेंट ये 4 ले लिया मैंने कॉमन में इंटरसेक्शन का पार्ट में, और मैंने बी में ले लिया
5 6, ठीक, 4 5 6 बी का पार्ट है, 1 2 3 4 सेट ए का पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो मिला हमें वो क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला 4। तो अब ए इंटरसेक्शन बी लिखूं चाहे मैं इसको बी इंटरसेक्शन लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक्स वाले मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हो कि एक्स को कोई लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो हम उसको रिवर्स करके लिख दें तो बी एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए भी बन जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, नथिंग इज सीरियस इन दैट। तो आप इजिली इसको समझ सकते हो, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले लॉ की तरफ देखते हैं क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैं 3 सेट के ऊपर बात करूंगा यहाँ पे, है ना। एसोसिएटिव लॉ के ऊपर जैसे हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है नंबर्स की, वैसे हम लोग अब सेट थ्योरी के ऊपर पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, हम अगर ए यूनियन बी सी यूनियन सी मतलब कि पहले अगर ये यूनियन बी निकाल लें और उसका सेट सी से यूनियन निकालें, या फिर पहले बी यूनियन सी निकालें और उसका सेट ए से यूनियन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सही बात है, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सेट ए लेता हूँ, ठीक है, 1 2, मैं 2 ही एलिमेंट ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। दूसरा सेट में ले रहा हूँ बी, जिसके मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ 3 और 4, 3 और 4। तीसरा एलिमेंट में तीसरा सेट ले रहा हूँ सी, जिसके एलिमेंट में ले रहा हूँ 5 6। तो अब आप यहां से देखो कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, ठीक है, ए यूनियन बी निकालता हूँ, तो ए यूनियन बी मुझे मिलेगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी में मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और जब इस ए यूनियन बी का सेट सी से यूनियन निकालूंगा, कहने का मतलब ए यूनियन बी के साथ में सी का यूनियन निकालूंगा, यूनियन सी निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये चाहे आप ऐसे निकालते हैं और हमें क्या मिला, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है, और चाहे मैं इस इधर से पहले अगर ए के बी यूनियन सी पहले निकाल लेता और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालता, तो भी मुझे वही बात मिलती। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम लोग बी यूनियन सी पहले निकालते हैं, बी यूनियन सी, है ना, बी यूनियन सी अगर जब निकालेंगे तो हमें क्या सेट मिल करके आएगा, बी यूनियन सी में क्या बनेगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। और अब मैं इसका सेट ए के साथ यूनियन निकालूं, कहने का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, वही चीजें मिलेंगी। 3 4 5 6 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, दोनों को मिला करके मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन दोनों केस में हमारी वैल्यूज जो है, इन दोनों केस में आपस में वैल्यूज इक्वल ही है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी की कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि हम पहले से किसी के साथ भी इसका यूनियन कैलकुलेट कर लें, हमारी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ सेट ए लेता, इसी को समझो, और सेट बी लेता, तो जब मैं कवर करता तो ये पूरे एलिमेंट्स कवर हो जाते, और जब मैं साथ में इसके बाद सी से निकालता तो फिर ये भी एलिमेंट कवर हो जाते। तो मैं ए इन बी, चाहे मैं इन दोनों पहले सेट का यूनियन निकाल के फिर इसके साथ मिलाऊं, और चाहे इन दोनों का निकाल के इसके साथ मैं इन्हीं दो को पहले कंसीडर कर लूं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें रिजल्ट में वही चीजें मिलती है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालता तो मुझे ये पार्ट मिलता, है ना, सॉरी, हाँ, इस दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता, अगर मैं मान लूँ ये मेरा सेट ए है, मैंने एक को नंबर से करके दिखा दिया, एक को मैं वेन डायग्राम से करके दिखा देता हूँ, ठीक। ये मेरा सेट ए, बी इंटरसेक्शन सी में अगर निकालूंगा तो बी इंटरसेक्शन सी में मुझे ये मिलेगा पूरा,
मुझे ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा। और जब मैं ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ए के पार्ट में ये ऑक्युपाइड पार्ट है, तो मुझे ये चीजें मिल के आएंगी, सिर्फ इतनी वैल्यू मिलकर के आएगी, ठीक है, सिर्फ इतना मिलकर के आएगा। तो ये डबल लाइन जहाँ पर है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट हुआ, जबकि मैंने पहले कौन सा कैलकुलेट किया था, बी इंटरसेक्शन सी का। अब जरा इस फिगर को फिर से देख लेते हैं, मैं इस साइड से देखूं तो इस साइड से अगर मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूं तो ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैं निकालूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी ना, मुझे ये चीज मिलेगी। लेकिन जब मैं इसी सेट का सी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, ये है सेट सी का पार्ट जो तीनों में कॉमन हो, तो मुझे ये चीजें मिलेंगी। आप देखो दोनों केस में हमें एरिया वही मिल रहा है ना, एरिया वही मिल रहा है, कहने का मतलब कि हमें सेम चीजें मिल रही हैं, है ना। तो हम चाहे जिसके साथ पहले इंटरसेक्शन निकाल ले, हमें मिलना है उतना ही पार्ट, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन केस में अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं तो हम किसी भी 2 सेट का पहले इंटरसेक्शन यूनियन निकालें, रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करते हैं कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कुछ इस तरह से है कि हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है और उसका मैंने सेट ए के साथ यूनियन निकाला, तो जो ये ए हुआ है वो बी और सी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये किस तरह बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक। और यही चीज इंटरसेक्शन के केस में भी होगी। तो हम लोग एक इसमें से करके देखते हैं कि अगर मैं सेट कोई ए लेता हूँ, ठीक, जिसके एलिमेंट्स में रख रहा हूँ 1 2 3, मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ बी जिसके एलिमेंट्स में रख रहा हूँ 4 5, और तीसरा सेट में ले रहा हूँ सी जिसके एलिमेंट में ले रहा हूँ 6 5 7, ठीक। यहाँ पे मैं 4 को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है, ताकि कुछ इंटरसेक्शन भी मिलता रहे हमें। तो हम लोग पहला वाला चेक करते हैं कि अगर मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट करूं, अगर हम पहले निकालें किसकी वैल्यू, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना होगा। तो हमें यहाँ मिलेगा ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में हमें कॉमन एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, 5, ठीक। और जब हम इसका सेट ए के साथ यूनियन निकालेंगे, सेट ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए है 1 2 3 4 और यहाँ से मिला ये 5, तो हमें पूरा सेट मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम अगर इसको चेक करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये वैलिड है कि नहीं, इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ए यूनियन बी जब निकालेंगे यहाँ से, ए यूनियन बी, और उसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ निकालना है, ए यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी के साथ, ठीक। तो जब इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यूज, तो देखिए जरा ए यूनियन बी में क्या बन रहा है 1 2 3 4 और 5, तो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन सी में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो कॉमन टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आप जरा देखिए कि जो पहली कंडीशन में सेट मिले थे, ये वाला, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों आपस में इक्वल हो रही है, ये दोनों आपस में इक्वल हो रही है। इसका मतलब क्या कि
अगर हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो जो सेट ए है वो बी और सी पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन के साथ में। ठीक है, यही चीज हम लोग और समझ सकते हैं इंटरसेक्शन के केस में भी बिल्कुल सेम वे में, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो जो हमारा ए है वो बी यूनियन सी पर इसका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कहने का मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसा। ठीक है, ऐसे ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो आसान सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हो कोई भी एग्जांपल लेकर के, और एक्स एलिमेंट्स लेकर के भी समझ लोगे। यूनियन को हमेशा आप लोग और से रिप्रेजेंट करना और इंटरसेक्शन को एंड से, जनरल केस में। ठीक है, यूनियन हमेशा और से, क्योंकि अगर बी इंटरसेक्शन सी कोई सेट है और उसका ए के साथ यूनियन निकाल रहे हैं तो हम इस सेट का जो कंप्लीट एलिमेंट होगा या तो इस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, या तो जब अपने मुंह से ही या निकल रहा है तो या मतलब और होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डी मॉर्गन्स लॉ चेक करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर चेक करेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर चेक करने के लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ये वाला, और दूसरा सेट बी है, ठीक, तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो, तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, हमें ये सारे पार्ट मिल जाएंगे, है ना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हमें ये मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए एंड नॉट द पार्ट ऑफ बी, कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी हमें, ये सारा रीजन। ठीक ठीक, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर, तो इस सेट ए के अलावा बाकी सारी चीजें कवर होती, मतलब ये मेरा नहीं कवर होता, इसके अलावा सारी बाकी चीजें कवर हो जाती। और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसके अलावा सारी चीजें कवर होती। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें होती। अब अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इसके और इसके अलावा, इन दोनों में जो है उसके अलावा ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह भी समझ लेते हैं कि कैसे करना है। कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक, जिसके एलिमेंट्स हैं ए, एक्स, वाई, जेड, और दूसरा है मेरे पास सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं पी, क्यू, आर, और ये किसी दोनों यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं, है ना, जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो दोनों के सेट को कंप्लीट ऑक्यूपाई करेगा, यूनिवर्सल सेट में दोनों के सेट के एलिमेंट होंगे, और यहाँ पे एक एलिमेंट हम बढ़ा लेते हैं एस। तो अब जरा देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, सब दोनों मिलके हो जाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, और अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग, ए यूनियन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, जिसका पार्ट नहीं है, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर के अलावा क्या मिलेगा, हमें एस ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें एस मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा कितना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड के अलावा जो कुछ है पी क्यू आर एस आएगा, पी क्यू आर एस, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू आर के अलावा एक्स वाई जेड पी,
एक्स वाई जेड एस, एक्स वाई जेड एस, और अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो आप देखिए यही वो एस है जो दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डी मॉर्गन लॉ, वी कैन प्रूव इट ऑल्सो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ में हमारा यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये भी है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा, बस खाली अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। सेट थ्योरी में बहुत इजी चैप्टर है ना। बस दिमाग में वेन डायग्राम का फिगर क्लियर होना चाहिए। जब भी हम लोग कुछ बात करें किसी चीज के बारे में तो इसकी पिक्चर दिमाग में जनरेट होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को, तो मैथ से इजी कुछ भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये, कुछ भी ऐसे फेक के नहीं कोई बोल सकता। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या होता है? एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉ ये होता है कि फाई कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास कोई सेट है फाई कॉम्प्लीमेंट, तो फाई मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो उससे बिलोंग ना कर रहा हो। तो जो फाई से बिलोंग नहीं कर रहा होगा वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अगले कंसेप्ट की बात करते हैं कि लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमें वही सेट मिल जाता है। ठीक, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, छोटा सा एग्जांपल ले लूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक, और ये नेचुरल नंबर का है ना, कोई मैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और मैं दूसरा सेट कोई ले रहा हूँ ए जो इसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और उसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 2, है ना। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 1 2 के अलावा सारे नंबर आएंगे, तो 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और अगर मैं जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो इस बात का क्या मतलब कि इस बात का ये मतलब है कि इनके अलावा जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर्स में, तो इसमें तो सारे नेचुरल नंबर हैं, इनके अलावा कौन बच रहा है? वही 1 और 2। तो हमारे पास क्या होंगे अब? 1 और 2। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ ये बोलता है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस में हमें वही सेट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ हमारे पास अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे थोड़ा डिस्कशन कर लें। आपके सामने कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सेट थ्योरी के लिए, जो हमारे अब नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स के रिलेशन को शो करता है। तो अब मैं आपको एक एक करके इन फॉर्मूले की बारे में समझाता हूँ कि अगर मैंने कोई सेट ए ले लिया, ठीक, और एक और सेट मैंने ले लिया बी, ठीक ठीक, तो अब हमारा जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। तो अब अगर नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स की बात करें कि जो सेट ए से बिलोंग करते हैं और सेट बी से बिलोंग करते हैं, और इस ए और बी से बिलोंग करने वाले टोटल सेट्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम लोग निकालें तो टोटल में हम लोग क्या करेंगे? सारे को कंसीडर करेंगे। तो उसको हम लोग नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट किस सेट की बात कर रहे हैं? अब बात करेंगे ए यूनियन बी की, क्योंकि ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने किया क्या क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग इसी डिवीजन डायग्राम से इजीली बना सकते हैं कि हम अगर पूरे ए को प्लस कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिख लें, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लिख लें। तो अब हुआ क्या, जब हमने ए को प्लस किया और बी को प्लस किया, तो अब देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हमने 2 बार ऐड कर लिया, इधर के टाइम में भी ऐड कर लिया और इधर के टाइम में ऐड कर लिया। तो हमने एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है ए यूनियन बी की वजह से, ए यूनियन बी के टाइम को निकालने समय। तो हम क्या करेंगे इसमें से, अब हम एक बार जितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला बन करके है हमारे पास कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और उसमें से माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमारा ये पहला फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा ये है ना, कि अब अगला फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। इतना तभी पॉसिबल है अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। कैसे कैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, जो फॉर्मूला जो हमारा पहला फॉर्मूला आया है ना, वो क्या मिला हमें, वो मिला हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और इसमें से माइनस किया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमें मिला है। ठीक, अब ये फॉर्मूले में अब ये चीज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कब हो सकती है, व्हेन एंड ओनली व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 5 हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, मतलब इसमें कुछ आए ही ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये हो जाएगा। कब होगा, जबकि ये व्हेन एंड ओनली व्हेन क्या, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिल जाए हमें, 5 मिल जाए। और ये 5 होता क्या है कि जब सेट हमारा ए कुछ ऐसा हो और सेट बी हमारा कुछ यहाँ पड़ा हो, जब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो ही ना, तो हम कह सकते हैं कि बीच में 5 कॉमन है। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो अगर हमारे पास कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट हमारे पास बी है, ठीक, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा बी है। तो अगर हम लोग ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो ए माइनस बी की बात हम लोग कर रहे हैं कि ए में हो बी में ना हो, तो हम लोग इतने पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ये आप लोग समझ ही चुके हो पहले से वेन डायग्राम से। हम लोग इतने की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी में बात कर रहे हैं। तो अब कर रहे हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आप देखिए ना, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला मिडिल पार्ट था, ये तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। तो ये बात होनी की कि अगर सेट ए में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये चीज इज इक्वल टू अगर ए में से ही इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में अगर ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर दें तो हमें सेट ए मिल जाएगा, जिस बात को कहता है ना। तो तीसरा फॉर्मूला भी बहुत इजी से हम समझ सकते हैं इस वेन डायग्राम की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी। अब ए सिमेट्रिक बी का डायग्राम आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर ये मेरे पास सेट ए है ना, और ये सेट बी है, ये सेट ए और ये सेट बी है। ए सिमेट्रिक बी का जो रीजन होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो हम लोग इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने छोड़ा क्या है, हम लोगों ने छोड़ा इस पार्ट को, और ये है क्या, ये है ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, है ना। तो अब जरा फॉर्मूले पे देखिए कि नंबर ऑफ अगर ए माइनस बी निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विद बी निकालना हो तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ बी माइनस ए, है ना। और इस चीज को हम ऐसा नहीं ले सकते कि अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखा, इन दोनों का यूनियन होता है,
तो हम लोग a माइनस बी और b माइनस ए को प्लस भी कर सकते हैं, इस यूनियन को प्लस भी कर सकते हैं कि इस एलिमेंट में इस नंबर ऑफ a माइनस बी में जितने एलिमेंट थे उनको और इस b माइनस ए में जितने एलिमेंट थे उनको दोनों को ऐड कर दूं तो हमारी ये वाली लाइन आती है। फिर अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं और बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं और जो मिले उसी को जोड़ दूं तो बात तो वही होगी। और उसके बाद अगर मैंने इस चीज को लिख दिया तो ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। देखिए अब फिर से वही बात करते हैं कि हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाला था तो हमने इसमें दो टाइम इसको ऐड किया था। अब 2 टाइम माइनस कर दें तो बची हुई चीजें आ जाएंगी, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी के एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विद बी, तो हम कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट इन बी और उनमें से माइनस क्या कर देंगे 2 टाइम्स नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम पूरे में 2 टाइम्स इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवा फॉर्मूला है वो 3 सेट के बारे में बात करता है। अगर कोई 3 सेट कंसीडर करे ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेट ये ए है, ठीक, मैंने दूसरा सेट लिया, ये सेट ले लिया सेट बी, और एक और सेट ले रहा हूं, ये मैं तीसरा सेट मैंने ले लिया सेट सी। ठीक, तो अब कह रहा है टोटल एलिमेंट्स। अगर टोटल एलिमेंट्स में ए यूनियन बी यूनियन सी की बात की, ये वाला फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी की तीनों के टोटल एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं अगर इस पार्ट को ऐड कर लूं, ठीक है, फिर इस पार्ट को ऐड कर लूं, फिर इस पार्ट को ऐड कर लूं, तो आप देखिए आपने क्या किया, आपने इस पार्ट को जब ऐड किया तो भी ये वाला एरिया ऐड किया हुआ है, ए और बी में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को 2 बार ऐड कर लिया ए बी में ऐड करने समय, है ना, और ए इंटरसेक्शन सी के समय ए और सी के पार्ट को 2 बार ऐड कर लिया और बी इंटरसेक्शन सी के समय इसको भी 2 बार ऐड कर लिया। ठीक है, तो 2 बार ये ऐड हुआ, 2 बार ये ऐड हुआ, 2 बार ये ऐड हुआ। ठीक, अगर मैं 2 बार इसको भी, अगर एक बार इसको माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ, और एक बार इसको भी माइनस कर दूं, ठीक है, तो एक बार इसके माइनस करने पर, इसके माइनस करने पर, इसके माइनस करने पर ये 3 बार माइनस हो गया। ये पार्ट आप देखिए, जब मैं इंटरसेक्शन सी के पार्ट को मैंने 2 बार ऐड किया है और एक बार निकालूंगा तो भी ये पार्ट जो बीच वाला है इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, ये सब एक बार माइनस हुआ। जब मैंने इंटरसेक्शन बी निकाला, 2 बार में से एक बार माइनस किया, है ना, तो मैं क्या करूंगा, तब भी मैं इसको एक बार माइनस कर दूंगा, और जब मैं बी इंटरसेक्शन से निकालूंगा तो भी एक बार माइनस कर दूंगा। जबकि हमने क्या किया था, इसको ऐड कितनी बार किया था, ऐड तो हमने इसको 2 ही बार किया हुआ है। अब फिर से देख लो आप एक बार कि ए प्लस बी प्लस सी के एलिमेंट्स को अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन सी के टाइम पे हमने इस पार्ट को ऐड किया था तो हमने एक बार इसको माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी के टाइम पे माइनस किया था, 2 ऐड किया था तो भी माइनस कर दिया, और सी इंटरसेक्शन ए के टाइम पे तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए को 2 बार ऐड किया था, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। और ये जो पार्ट था ये 3 बार ऐड हुआ था और हमने 3 बार माइनस कर दिया, मतलब ये पार्ट अभी ऐड ही नहीं हुआ। तो एट लास्ट हमको ये पार्ट फिर से ऐड करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि जब मैंने ए और सी को इंटरसेक्शन सी में ए प्लस सी किया तो इंटरसेक्शन सी का पार्ट 2 बार माइनस हुआ, सॉरी ऐड हुआ, तो मैंने एक बार उसको निकाला, उस टाइम ये निकला एक बार। जब मैंने इंटरसेक्शन बी को एक बार निकाला क्योंकि 2 बार ऐड हुआ तो भी एक बार निकला, और बी इंटरसेक्शन सी को निकाला तो भी एक बार निकल गया। तो ये 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार निकल गया, इसका मतलब ये तो ऐड ही नहीं हुआ, तो इसको तो हमें ऐड करना होगा ना। तो ये वाला चीज हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी, ये जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था उसको हमने माइनस कर दिया, और चूंकि ये एक बार भी ऐड नहीं हुआ तो ये प्लस कर दिया। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनकर के आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस सेट बी प्लस सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये बार हमने 3 बार ऐड कर निकाल दिया तो उसको एक बार ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो है हमारा फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 क्या कहता है कि अगर हमारे पास फिर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, ऐसे अगर हम 3 सेट ले रहे हैं, सेट ए
सेट बी और सेट सी। तो क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ सेट, जो दो सेट से बिलोंग कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है जो दो सेट एग्जैक्टली दो सेट से बिलोंग कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है जो दो सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला पार्ट है जो दो सेट से बिलोंग कर रहा है। ये तो तीनों से बिलोंग कर रहा है और ये अकेले अकेले बिलोंग कर रहा है। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली दो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इनके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए को ऐड कर दें, ठीक है, और क्योंकि ये पार्ट हमने 3 बार ऐड कर लिया, इसको एक बार माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि एग्जैक्टली दो सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स कितने हैं। तो बहुत इजी सा काम है, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, ये कर लेंगे। और क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए और 3 बार ऐड किया है, इसको तीनों बार माइनस कर देंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा है फॉर्मूला नंबर 7 कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो एक सेट से एग्जैक्टली एक सेट से बिलोंग करने वाले कितने सेट होंगे। तो मैं 3 सेट कंसीडर कर रहा हूं, ये मैंने 2 सेट लिया और ये मैंने तीसरा सेट ले लिया। ठीक, सपोज करता हूं ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो अब हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग कर रहा हूं। तो मैं उसको भी सेट करता हूं, मैं किस सेट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इतने की, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ एक सेट से बिलोंग कर रहा हूं, है ना। तो यही वो सेटेड पार्ट है जो सिर्फ एक ही सेट में आ रहा है ना, ये पार्ट। तो हमें इस बार इतने को स्किप करना है, इतने को छोड़ना है। तो इसके लिए आप देखो कि अगर मैं नंबर ऑफ ए कर दूं प्लस बी कर दूं प्लस सी कर, सबको ऐड कर लूं, और उसमें से मैंने 2 बार इसको जो ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया 2 बार माइनस करूं, फिर 2 बार बी इंटरसेक्शन सी को ऐड किया था उसको 2 बार माइनस कर दूं, फिर 2 बार सी इंटरसेक्शन, क्योंकि जब हम ए और बी को आपस में ऐड करते हैं तो ये पार्ट 2 बार ऐड होता है, मैं 2 बार माइनस कर दिया। फिर बी सी को ऐड किया तो ये पार्ट 2 बार ऐड हुआ, तो इसको भी 2 बार माइनस कर दिया, क्योंकि लेना है तो एक बार भी नहीं है। ये भी 2 बार फिर ऐड हुआ तो इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। और 2 बार माइनस करने के बाद, क्योंकि ये पार्ट जो हमने 2 बार माइनस किया है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये 6 बार माइनस हो गया। 2 बार इधर माइनस करते समय, 2 बार इधर माइनस करते समय, 2 बार इधर, तो 6 बार माइनस हो गया। लेकिन करना में कितनी बार था, 3 ही बार करना था। तो इस चीज को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, 2 बार माइनस किया, तो ये 2 बार माइनस हुआ, इतना पार्ट हमारा 2 बार माइनस हुआ। इस टाइम पे भी ये 2 बार माइनस हुआ, इस टाइम पे भी ये 2 बार माइनस हुआ। ऐड हमने 3 बार किया, सब्ट्रैक्ट हमने 6 बार कर दिया, 3 बार एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो कुछ एलिमेंट हमने ज्यादा माइनस कर दिए, जो एलिमेंट हमने ज्यादा माइनस किए उसी को मैं प्लस कर दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन के क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। 2 बार जो इसको नहीं लेना था इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, और इन तीनों को 2 बार माइनस करते समय ये 6 बार माइनस हुआ था और करना 3 ही बार था, इसलिए हमने इसको 3 बार प्लस कर दिया। ठीक है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग बहुत इजीली फॉर्मूले को समझ सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो फार्मूला को तो वेन डायग्राम से आप फार्मूला बना सकते हो, खुद से निकालने की याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आप फार्मूले का यूज ज्यादा कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी फार्मूले को याद करना आपके लिए नहीं होगा अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे हो तो। ठीक, अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये फार्मूला हमारा है ये वाला। अगर मैं कोई ले रहा हूं सेट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो मुझे यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करना होगा। ठीक है, कि मैंने कोई सेट ए लिया है, ठीक, और ये मैंने कोई सेट बी ले लिया, मैंने कोई सेट बी ले लिया, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना है तो ये पूरा सब कुछ आ जाएगा,
ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी में ना है, ये पूरा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब कुछ आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो अब होगा क्या कि अगर इन दोनों का हम लोग यूनियन ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में ये चीज, ए कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान समझिएगा आप इस फिगर को, कि ए कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं लूं तो इसको छोड़ करके, ए को छोड़ करके बाकी सब, बी को छोड़ करके बाकी सब, है ना। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, इस ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वेन डायग्राम से आप नहीं समझ सकते तो मैं समझ क्यों नहीं सकते, आप समझ तो इजिली जाओगे कि मैं अगर कोई ले रहा हूं सेट 1 2 2 ही लेता हूं, मैं सेट कुछ सेट दूसरा ले रहा हूं 2 3, और मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक, ठीक है। तो अब जरा, अब इसका मैं वेन डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूं, अब आपको थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं कोई सेट ए ले रहा हूं और एक दूसरा सेट में बी भी ले रहा हूं, ठीक, ये ए है और ये बी है, तो सेट हमारे पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट मैंने रखा है वो 2 को रखा है, ये 2 है, ठीक। और ये 1 आया और यहाँ पे 3 आया, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये पूरे यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 चले, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में मैंने कहीं पे 4 डाल दिया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट की जब बात होगी तो 1 2 के अलावा हमारे कौन से कवर होंगे, 3 और 4 की बात हो रही होगी, है ना। और बी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो 1 4 की बात हो रही होगी, तो 3 4 का यूनियन किसे निकालना है, 3 4 का यूनियन किसे निकालना है, 1 4 से, है ना, 1 4 से, तो 1 4 से निकालना है। तो हमें इन दोनों का यूनियन मिल क्या रहा है, हमें इन दोनों का यूनियन मिलेगा 3 4 और यूनियन और 1 4, तो हमें मिलेगा 1 3 4। जरा देखिए छूटा क्या, ये छूटा है वो तो 2 ही छूटा है ना यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास ये छूटने वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन का पार्ट। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें निकालना हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन बी 2 है और जो 2 को छोड़ करके बाकी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन में क्या था, 1 2 3 था और इसमें क्या था, 1 2 3 4 था, तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, तो ए और यूनियन में 1 2 3 4 है, तो 1 3 4 आ गया, 1 3 4 किसका आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात आई, ठीक है। तो ये चीज भी प्रूव हो गई होगी, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 की, ठीक, जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम फिर से वही बात करें कि कोई सेट हमारे पास ए है और एक दूसरा सेट हमारे पास बी है, ठीक, ये हमारे पास 2 सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं फिर से एक सेट ले रहा हूं ए, जिसके एलिमेंट में रख रहा हूं 1 2 3, दूसरा सेट ले रहा हूं बी, जिसके एलिमेंट्स में रख रहा हूं 3 4 5, ठीक है। अब मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, जिसके एलिमेंट में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6। क्यों इसको लिया मैंने, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में
इन दोनों सेट से एलिमेंट होंगे। तो मैंने क्या किया कि 1 2 3 3 4 5, तो सेट ए में 1 2 3 को रखना है, 1 2 और 3, क्योंकि दोनों सेट का पार्ट है 3 को हम यहाँ रखेंगे 1 2 3, ठीक है। और इसमें रखना है 3 4 5 को सेट बी में 4 5, 3 4 5 दिया गया। और एक यूनिवर्सल सेट भी लेना है हमें, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स को मैं 6 भी बढ़ाना है यहाँ पे, तो 6 को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब जरा आप देखो कि एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है हमारे पास 3 एलिमेंट ए में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 6, तो यहाँ हो गए 3 4 5 6, ये सेट हो गया, ठीक है। और इस सेट से इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट में कितने आएंगे? बी कॉम्प्लीमेंट में 3 4 5 है, तो हमें 1 2 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 2 6। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमें नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट निकालने हैं। हमें नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन करके आएगा? वो बन करके आएगा एक सेट, क्या, जिसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 4 5 6 और 1 2 6 कितने बन करके आए? 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन इस 6 कितने आए? 1 ही आए, एक 6 ही कॉमन है, एक एलिमेंट आया, ठीक है। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में सारा ऑक्यूपाई हो रहा है सिर्फ 6 के अलावा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी इसी के इक्वल होगा, ठीक है। और या फिर ये भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यू में 6 एलिमेंट है और इसमें से अगर हम ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट को माइनस कर दें तो भी हमारे पास एक एलिमेंट आएंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को समझ सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो, ऐसी कोई भी एक ऐसी चीज हो पूरे वीडियो में जो आपको कहीं पे कंफ्यूजन दे रही हो, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वो चीज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं और किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूं। आपका सपोर्ट और आपकी सेटिस्फैक्शन दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे भी कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी अगर कहीं पे जरा सा भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर कमेंट करिएगा और मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज लगाइएगा। बहुत जल्दी ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करके और डिफरेंट टाइप्स के उसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।